अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस ने कम अज़ कम 1 साल से ज़्यादा हो गया कि पूरी दुनिया में बहुत तबाही फैलाई, लाखों कीमती जानें ज़ाया हुई। बालाखिर माहिरीन ने इसके ख़िलाफ़ जंग जीत ली और एक वैक्सीन तैयार कर ली जो कि पूरी दुनिया में अभी वो दस्तयाब हो रही है। इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना के जो ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार हुई है वो DHQ मीरपुर में पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर MS डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि थोड़ी तफसीलात हमें बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन जो यहाँ पर पहुंची है कितनी मिकदार में आई है और इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह ये जो है ना आवाम को भी मिलेगी और क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा अहम दिन है जी, इस लिहाज से कि वो वैक्सीन जिसका हमें गुज़श्ता 1 साल से इंतज़ार था, वो वैक्सीन हमारे इस डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में पहुंच चुकी है। और आज हमने अपने 4 हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट भी कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, उनको कोई एडवर्स रिएक्शन भी नहीं है। वापस अपनी वैक्सीनेशन के बाद वो अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं। इस मामले में अभी हमने तकरीबन 624 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे इस हॉस्पिटल के हैं, उनकी हमने लिस्ट जो है ऑनलाइन NCOC के साथ शेयर की हुई है और ये डाटा इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है। उसी के मुताबिक हमें वैक्सीन भी अवेलेबल करवाई जा रही है और हमारे पास 50 का पहला बैच जो है वो पहुंच चुका है। 50 वैक्सीन का 50 जो वैक्सीन हैं वो पहुंच चुकी हैं और ये हमारी इंशाल्लाह कल 50 वैक्सीन जो हैं वो दूसरा जो हमारा बैच होगा, ये 4 के अलावा उनको वो लग जाएंगी। इसी तरह हमें डेली बेसिस पे वैक्सीन जो प्रोवाइड की जाएगी और हम जब तक अपने तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट नहीं कर लेते तो ये हमारे पास अवेलेबल होती रहेगी। प्लस ये कि हर वर्कर को 2 डोजेज़ लगनी है, 1 डोज़ पहली ही जो अभी लग रही है और दूसरी जो है 4 हफ्ते के बाद। तो इंशाल्लाह जब हम ये वैक्सीनेशन का अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे जो इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ी कमी आएगी और जिसकी वजह से हमारी वर्क फोर्स अवेलेबल भी होगी और हमारे लिए इंशाल्लाह अपने पेशेंट्स को जो सहूलियात हैं वो पहुंचाने में आसानी भी रहेगी। इस लिहाज से आज का दिन बहुत अहम दिन है। डॉक्टर साहब, इसका प्रोसेस क्या है जो आवाम के लिए जब अवेलेबल होगी तो उसके लिए किस तरह लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो लोग ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं, जैसे कुछ लोग पॉजिटिव थे बाद में वो ठीक हो गए हैं, क्या उनको भी ज़रूरत है इसकी या सिर्फ जो सेहतमंद लोग हैं और एहतियाती तदाबीर के तौर पर लोग लगवाएंगे? पहले नंबर पे तो जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए उन्हीं की प्रायोरिटी है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि ये सारा डाटा नादरा के डाटाबेस से लिया गया है तो उसमें जब भी किसी की वैक्सीनेशन होगी तो उसका CNIC नंबर जो है, जो उसका ID कार्ड नंबर है, वो उस एक ख़ास प्रोग्राम में एंटर किया जाएगा जिसके बाद उसी इंसान को उसके मोबाइल नंबर पे उसका 1 टाइम पासवर्ड आता है और वो पासवर्ड जब हम इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो उस वक्त उसमें एंटर करना पड़ता है ऑनलाइन सिस्टम में। अगर वो पासवर्ड हम करेक्टली एंटर करेंगे तो वहाँ से वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। अगर वो पासवर्ड जो है गलत हो जाता है तो वेरिफिकेशन भी नहीं होगी और वो इंजेक्शन उस इंडिविजुअल को नहीं लग सकेगा। तो ये डेटाबेस के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है और इसमें सिर्फ इसलिए कंट्रोल हो रहा है कि ये ऐसी वैक्सीन है जो अभी बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं हुई, तो इसलिए इसका जो ज़िया है उसको भी रोकना है। और दूसरी बात ये कि जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ वैसे ही पैदा हो चुकी हैं और वो एंटीबॉडी उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई उसमें चांस ये बन सकता है कि जी जिसका एंटीबॉडी लेवल उस तरह से अचीव ना हो तो उसको बूस्टर डोज लगाई जा सकती है, लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं, वो सेकंड प्रायोरिटी में आएगा। डॉक्टर साहब, इसके कुछ चार्जेस वगैरह होंगे आवाम के लिए जो वैक्सीन लगेगी इसके कुछ? इस हवाले से अभी तक हमें तो इसके बारे में चार्जेस के हवाले से कन्वे नहीं किया गया, लेकिन परसेप्शन यही है कि विदाउट चार्जेस अभी अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, यहाँ एक आखिरी सवाल जो हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, कि जैसे कि वज़ीर सेहत पंजाब ने भी कल बयान दिया कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, इसके खुद लोग ज़िम्मेदार होंगे, और इस हवाले से कोई लोगों को क्लियर करने के लिए काम होता है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है। मतलब मैं काउंटर पे जाके पैराडॉल की टेबलेट लेता हूँ, पैरासीटामोल की लेता हूँ, वो मैं खाता हूँ तो उससे भी रिएक्शन हो सकता है। जो एलर्जी के लिए रिएक्शंस को रोकने के लिए मेडिसिन हैं, एंटी हिस्टामिन हम उन्हें कहते हैं, वो लेते हैं तो बात का तो उससे भी रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो रिएक्शन को रूल आउट करना ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پوری ویکسین ایک پورے پروسیس میں سے گزر کے آئی ہے جس میں ٹرائلز ہوئے ہیں، ہیومن ٹرائلز ہوئے ہیں، اور ان ہیومن ٹرائلز میں جب اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ پایا گیا اور سکسیزفل پایا گیا تو اس کے بعد اس کو مارکیٹ کیا گیا. تو اس لیے جو ایڈورس ریئیکشنز ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی بھی دوسری میڈیسن کے ساتھ آپ کے چانسز ہیں، اسی طرح کے چانسز اس کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فاروق احمد نور ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کرونا ویکسین جو کہ میر پور DHQ میں پہنچ چکی ہے، پہلے مرحلے میں کچھ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو لگائی گئی ہے. ابھی تک الحمدللہ وہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوا. کرونا ویکسین اگلے مرحلے میں عوام کے لیے بھی دستیاب ہوگی. عوام کے لیے بھی میسج ہے کہ جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ابھی تک جو SOPs ہیں ان پر خصوصی طور پر جو ہے نا عمل کر کے خود بھی بچیں اور اپنے خاندان کو بھی بچائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.